स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम। आज हम अधिगम क्या है, अधिगम की परिभाषाएं वगैरह और अधिगम के प्रकार तथा इसके स्थानांतरण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं अधिगम क्या है। अधिगम यानी सीखना। तो अधिगम का उद्देश्य क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन करना। और जो शिक्षक होता है वो क्या कराता है? अधिगम करवाता है। इस प्रकार हमारे अधिगम का उद्देश्य क्या हो गया? व्यवहार में परिवर्तन हो गया। और सिंपल बोले अधिगम तो अधिगम सीखना हो गया। और इसका उद्देश्य क्या हो गया? अधिगम का उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन हो गया। अब अधिगम की परिभाषाएं देखते हैं। स्किनर ने कहा था व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही क्या है? अधिगम है। या फिर व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? स्किनर, तो ये लास्ट का वर्ड देखिए कीनर। जो कीनर यानी अभी हाई कोर्ट ने कीनर है उनको तृतीय थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी है किन्नर को। तो यानी अब किन्नर जो है वो क्या, जो मेल फीमेल के अलावा जो तीसरी कैटेगरी में डाला है किन्नर को, तो ये क्या कर सकेंगे? इनका सामंजस्य अच्छे से हो सकेगा। अब इनका उत्तरोत्तर सामंजस्य हो सकेगा या उत्तरोत्तर अनुकूलन हो सकेगा। तो इस तरह हमें ये याद रख सकते हैं। फिर अगला है क्रो एंड क्रो ने कहा सीखना ज्ञान आदत व अभिवृत्तियों का अर्जन है। अभिवृत्ति यानी दृष्टिकोण, किसी भी चीज के बारे में क्या दृष्टिकोण है, क्या विचार है, क्या मत है, वो होता है अभिवृत्ति। तो ज्ञान आदत और अभिवृत्ति, ये तीन मेन बातें बोल रहे हैं। तो क्रो एंड क्रो यानी दो तीन, जिससे आप याद रख सकते हैं कि क्रो एंड क्रो यानी ज्ञान आदत अभिवृत्ति। ये किसने दे दी डेफिनेशन? क्रो एंड क्रो ने। फिर अगली हमारी है वुडवर्थ। वुडवर्थ यानी वुड यानी लकड़ी। लकड़ी का अर्थ कब निकलेगा? जब उससे नवीन चीजें बनाएंगे, कि नवीन ज्ञान व प्रवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया है। जो अधिगम है वो नवीन ज्ञान व प्रवृत्तियों को अर्जित करने की प्रक्रिया है। तो लकड़ी है, वुड है, उसका अर्थ कब निकलेगा? जब नई चीजें बनाएंगे, उनका प्रोसेस कर पाएंगे। जो चीजें हमें आती है उसका प्रोसेस करेंगे नई चीजों के रूप में। तो वुड का अर्थ कब निकलेगा? जब हम नवीन चीजें बनाएंगे। तो नवीन ज्ञान वाली जो प्रक्रिया के लिए बोला है वो वुडवर्थ ने कहा। फिर अगली डेफिनेशन है गेट्स। तो देखो अनुभव और प्रशिक्षण, अगर अनुभव और प्रशिक्षण दोनों गेट होता है यानी प्राप्त होता है, तो अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त होता है तो क्या हो जाता है? अधिगम। तो याद रखिए अनुभव और प्रशिक्षण वाली जो डेफिनेशन थी अधिगम के बारे में गेट्स ने दे दी। गेट यानी प्राप्त करना। तो अनुभव और प्रशिक्षण होगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा? अधिगम प्राप्त हो जाएगा। फिर अगला है हमारा क्रानबैक। क्रानबैक क्या होता है? अभी देखो बैक, कोई भी चीज पीछे की तरफ जा रहे हैं। पीछे की तरफ कब जाते हैं? कि कोई भी चीज है अगर उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है तो अनुभव ही होता है। तो अनुभव के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। यानी बैक यानी किसी भी चीज में कोई भी चीज परिवर्तित हो रही है, बैक जा रही है, कोई भी चीज बैक जा रही है, उल्टी जा रही है, परिवर्तित हो रही है। तो बैक यानी कोई भी चीज परिवर्तित हो रही है। तो कैसे हो रही है? तो अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन। बैक अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन। फिर अगला हमारा देखते हैं जेपी गिलफोर्ड का। अब इसको ऐसे याद रखिए, जेबी गिलफोर्ड यानी ये भी फोल्ड कर दो, जेपी ये भी फोल्ड कर दो। क्या फोल्ड कर दो? तो ये भी फोल्ड कर दो, ये भी फोल्ड कर दो, यानी सेम चीज होगी तभी फोल्ड करने के लिए बोल रहे हैं। सेम चीज तो वही व्यवहार के कारण व्यवहार में, तो व्यवहार सेम चीज आ गई। ये भी फोल्ड कर दो यानी सेम चीज के फोल्ड करने के लिए बोल रहे हैं, और सेम चीज यानी व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगी। फिर अगला है हमारा पील यानी पीछा करना और अनुसरण या उसका अनुकरण करना। ये भी क्या होता है? पीछा करना। तो पील से याद रखिए अनुसरण, यानी जो पील ने किसकी डेफिनेशन दी थी? अनुसरण वाली, कि सीखना व्यक्ति में व्यवहार परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। फिर हमारी अगली डेफिनेशन है वुडवर्थ। वापस आ गई वुडवर्थ की। एक तो हमने वुडवर्थ देखी थी कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रवृत्ति वाली। अब ये वुडवर्थ, तो उसको ये याद रखिएगा विकास, वैसे वो वुडवर्थ और वैसे विकास। तो वुडवर्थ विकास, सीखना विकास की प्रक्रिया है तो वुडवर्थ ने बोल दिया। और सीखना सुधार है तो सुधार कब होगा? सुधार होएगा जब इंसान किसी भी चीज में उसमें सुधार होएगा। गेट यानी प्राप्त करना। अगर किसी भी चीज में वो सुधार करेगा तभी वो इंसान अधिगम प्राप्त कर पाएगा। तो गेट से यानी सुधार और वुड वैसे वुडवर्थ और वैसे विकास। तो ये याद रखिए दोनों, ये सारी इंपॉर्टेंट है डेफिनेशंस, तो सबको याद रखिएगा।
अब हमारी डेफिनेशन है गार्डनर मर्फी। गार्डन, गार्डन से याद आ रहा है भाई, जो गार्डन बने हुए होते हैं, तो गार्डन यानी वातावरण हो गया, कि गार्डन का जो वातावरण रहता है वो हरा भरा रहता है। तो गार्डन से ही आपको याद आना चाहिए कि जो वातावरण वाली डेफिनेशन है वो, कि अधिगम शब्द में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित है। तो गार्डन मर्फी, गार्डन, गार्डन यानी वातावरण संबंधी, गार्डन यानी वातावरण संबंधी डेफिनेशन हो जाएगी। फिर हम अधिगम की विशेषताएं देखते हैं। तो अधिगम की विशेषताएं क्या क्या है, कि ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। सीखना और विकास एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, यानी सीखना अलग है और विकास अलग है, अधिगम अलग है और विकास अलग है, ये दोनों सेम चीज नहीं है, एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। ये याद रखने का कि सीखना, इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि अब जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं उसमें अधिगम टॉपिक अलग से आता है और विकास वाला टॉपिक, जो अभिवृद्धि और विकास वाला टॉपिक अलग से आता है। यानी ऐसे याद रख सकते हैं कि अधिगम और विकास दोनों पर्यायवाची नहीं है, अलग अलग है। फिर देखते हैं अगला, सीखना अनुकूलन होता है, सीखना नया कार्य होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है, विवेकपूर्ण होता है, और उद्देश्य समायोजन भी होता है कि परिस्थितियों के साथ समायोजन करके नवीन ज्ञान सीखते हैं। अनुभवों का संगठन होता है, स्वयं के अनुभव और दूसरों के अनुभव, ये सब करके अनुभवों का संगठन हो जाता है, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों होता है। तो ये तो हो गए हमारे अधिगम की विशेषताएं। अब अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, तो याद रखिएगा परिपक्वता, यानी किसी कार्य की करने की क्षमता का विकास होता है परिपक्वता, परिपक्वता यानी क्षमता का विकास। मानसिक स्वास्थ्य, तो ये अधिगम को निर्भर करता है। अगर स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो बच्चा जल्दी सीखता है, नहीं रहता है तो, और थकान रहती है तो धीरे धीरे सीखता है या नहीं सीखता है। बुद्धि, कि बुद्धि के अनुसार सीखता है। विषय वस्तु कैसी है उसके भी असर पड़ता है अधिगम पे। शिक्षण विद्या कौन सी काम में ले रहे हैं। और वंशानुक्रम और वातावरण, ये भी याद रखना है कि परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है, वंशानुक्रम वातावरण भी प्रभावित करता है, बुद्धि भी अधिगम को क्या करती है, प्रभावित करती है। फिर अभिक्षमता, यानी जो जन्मजात प्रतिभा होती है किसी भी कार्य को करने की, वो तो अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक हो गया। ये भी तत्परता, किसी भी चीज को करने के लिए अभिप्रेरणा होती है, तो कार्य करने के लिए तत्पर रहता है तो बहुत जल्दी सीखता है, तो वो भी हमारा हो गया। अभिवृत्ति यानी दृष्टिकोण, या हम उसके प्रति क्या विचार है किसी भी नई चीज के प्रति। पुनर्बलन, ये भी अधिगम को प्रभावित करता है, पुनर्बलन भी। तो ये आपको विशेषताएं क्या है और प्रभावित करने वाले कारक। क्वेश्चन आ जाता है कि 3 दे दिए, चौथा अलग दे दिया, बोला कौन सा प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, कौन सा है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। फिर हम देखते हैं अधिगम का स्थानांतरण। अब अधिगम की स्थानांतरण के 2 डेफिनेशन देख लेते हैं। कि सोरेनसन ने बोली थी कि एक परिस्थिति में ग्रहण किया गया ज्ञान, प्रशिक्षण व आदत दूसरी परिस्थिति में जब यूज में आता है तो अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। तो सोरेनसन, यानी इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सोरेनसन यानी जो सारे लड़के हैं, किसी आदमी के सारे लड़के हैं, उनको एक स्कूल से दूसरे स्कूल में भेज दिया, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया उनका, यानी एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में अधिगम का स्थानांतरण वाली डेफिनेशन हो जाएगी। सारे लड़कों को एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण हो गया, तो एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति और स्थानांतरण ये आए तो हमारे किसकी डेफिनेशन हो जाएगी, सोरेनसन की हो जाएगी। फिर अगली डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो, यानी सीखने के क्षेत्र में अर्जित सोचने, महसूस करने या कार्य करने की आदत, ज्ञान और कौशलों का सीखने के किसी दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करना ही अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। तो क्रो एंड क्रो की पढ़ी थी, आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति, इनका योगी क्या होता है, अधिगम होता है। तो आदत, ज्ञान और कौशल, ये ध्यान रखना है कि जब अधिगम का स्थानांतरण की एक डेफिनेशन थी वो क्रो एंड क्रो से मिलती जुलती है। क्रो एंड क्रो की जो अधिगम की परिभाषा थी उससे मिलती जुलती है अधिगम का स्थानांतरण वाली, किसमें क्या आदतों, ज्ञान और कौशल, यानी उसकी अभिवृत्ति का बोला था उसने कि क्रो एंड क्रो ने क्या परिभाषा दी थी अधिगम की, कि अधिगम जो होता है आदत, ज्ञान, आदत और अभिवृत्तियों का योग होता है, यही परिभाषा दी थी उसने। और ये वाले जब वापस आ गई आदतों, ज्ञान और कौशल, तो ये हमारी किसकी हो जाएगी, अधिगम का स्थानांतरण की हो जाएगी। फिर हम देखते हैं अधिगम का जो स्थानांतरण होता है ये कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य। यानी एक परिस्थिति है, उसके अंदर एक परिस्थिति में जो ज्ञान है वो
दूसरी परिस्थिति में अगर सहायता करता है तो इसे धनात्मक स्थानांतरण या सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। और एक परिस्थिति में कोई ज्ञान है, वो एक परिस्थिति में उसके काम में आ रहा है, लेकिन वो दूसरी परिस्थिति के लिए प्रॉब्लम कर रहा है कि उसे एक चीज आती है तो उसको दूसरी चीज नहीं आ पा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक स्थानांतरण हो जाएगा। और एक परिस्थिति में किए गए ज्ञान का उपयोग अगर किसी दूसरी परिस्थिति में बिल्कुल भी यूज नहीं आ रहा है, इफेक्ट ही नहीं डाल रहा है, तो वो हमारे क्या हो जाएगा, शून्य स्थानांतरण। अब हम अधिगम स्थानांतरण के कुछ सिद्धांत देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत में देखते हैं समरूप तत्वों का सिद्धांत। तो किसने दिया था, तो समर्थक कौन थे, समरूप से याद रख सकते हैं, स से सोरेनसन, रू से रूगर, और समरूप यानी किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। तो समरूप तत्वों का सिद्धांत के समर्थक कौन हो गए, सोरेनसन, रूगर व थॉर्नडाइक। तो ये क्या बोलते हैं कि दो अनुभव की क्रिया में अगर समानता होती है तभी स्थानांतरण संभव होता है। दो अनुभव है, पहला परिस्थिति हो गई, दूसरी परिस्थिति हो गई, दोनों में अगर क्रिया में समानता हो रही है तभी स्थानांतरण संभव हो पाएगा। और ये जो स्थानांतरण होता है क्या करता है कि जो पूर्व ज्ञान के आधार पर, कोई भी ज्ञान अगर पहले से पता होता है तो पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का मिलन होता है, तो पूर्व ज्ञान के साथ नए ज्ञान का संबंध बनता है, इससे चीजें सीख जाता है, नवीन ज्ञान हो जाता है। यही क्या होता है, अधिगम का स्थानांतरण होता है। तो समरूप तत्वों के सिद्धांत ने तो ये बोला कि दो अनुभवों की अगर क्रिया में समानता, समरूप यानी समानता, तो जब क्रिया में समानता तभी स्थानांतरण होगा। फिर है सामान्यीकरण का सिद्धांत। इससे ये ऐसे याद रख सकते हैं कि जो लेडीज है वो जुड्डा बनाती है, जुड से जुड्डा याद रखिए, तो जुड्डा बनाती थी, सामान्य सी नॉर्मल सी बात हो गई क्योंकि सभी लड़कियां बनाती है आजकल जुड्डा। तो बस ऐसे याद रखिए कि सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दे दिया, जुड ने दिया। अब नाम से सामान्यीकरण, सामान्यीकरण यानी सामान्यीकरण हो रहा है, यानी कोई कंसेप्ट बन रहा है कि जिस सीमा तक व्यक्ति अपने अनुभव के माध्यम से कोई सामान्य सिद्धांत निकाल देता है उसी सीमा तक स्थानांतरण होता है। बोला कि जिस सीमा तक सामान्य सिद्धांत निकाल लिया उसी सीमा तक स्थानांतरण होता है। अभी सामान्य सिद्धांत क्या होता है कि अलग अलग परिस्थितियों से व्यक्ति अपने अनुभव से एक कंसेप्ट बना लेता है, वही क्या हो जाता है हमारा सामान्यीकरण बोलते हैं कि एक कंसेप्ट बन गया या किसी चीज के बारे में एक धारणा बना देता है वो, तो यही हमारा क्या सामान्यीकरण हो गया या कंसेप्ट हो गया। फिर अगला है हमारा दो तत्व का सिद्धांत। तो किसने दिया था, स्पीयर मैन। देखो स्पीयर और फिर मैन यानी एक ये और एक ये, तो दो हो गए और ये दो तत्व का सिद्धांत हो गया। तो दो तत्व का सिद्धांत स्पीयर मैन हो गया। अब इसके स्पीयर मैन के अनुसार कि मनुष्य में सामान्य योग्यता होती है और विशिष्ट योग्यता होती है। सामान्य योग्यता जो नॉर्मल से कार्य होते हैं उनके लिए होती है, और विशिष्ट योग्यता विशेष प्रकार के कार्यों के लिए होती है। और स्थानांतरण क्या बोलता है, वो बोलता है कि जो स्थानांतरण होता है अधिगम का कि सामान्य योग्यता में होता है, कि विशिष्ट योग्यता में ना होकर सामान्य योग्यता में होता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अधिगम स्थानांतरण होता है सामान्य योग्यता का, विशिष्ट योग्यता का, दोनों का, किसी का नहीं, तो सामान्य योग्यता का स्थानांतरण होता है। अगला है हमारा समग्रता का सिद्धांत यानी गेस्टाल्ट थ्योरी। तो समग्रता का सिद्धांत जो था वो किसने, हमें पता है गेस्टाल्ट थ्योरी किसने दी थी, कॉलर ने दी थी, और उसके समर्थक कौन थे, वर्दीमर और कॉफका थे। और ये गेस्टाल्ट वाला की सूझ के कारण जो अनुभव होता है उसी से पहली जो कंडीशन होती है उसी से सेकंड कंडीशन में अधिगम का स्थानांतरण होता है, यानी सूझ के कारण होता है। सूझ के कारण व्यक्ति को जो अनुभव प्राप्त होते हैं उसी के कारण वह एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में उसके अधिगम का स्थानांतरण होता है। फिर है पांचवा हमारा आदर्श मूल्यों का सिद्धांत। तो जो आदर्श और मूल्य है, तो आजकल के जमाने में तो आदर्श और मूल्य वाली चीजें भाग रही है, किसी के पास नहीं मिलेगा, ना आदर्श ना मूल्य, ये तो किसी के पास नहीं मिलेगी। तो आदर्श और मूल्य यानी भाग ले, यानी आदर्श और मूल्य सब भाग रहे हैं, भाग ले। तो आदर्श और मूल्य का सिद्धांत किसने दिया था, बागले ने दिया था। और इसने बोला कि स्थानांतरण के लिए परिबोधन अति आवश्यक है, यानी किसी चीज का अच्छे से बोध होना, यानी किसी चीज के लिए पहले आदर्श और अगर मूल्य विद्यमान है तो तभी स्थानांतरण हो पाएगा। तो यही बात बोला था इसने। इस प्रकार हमने देखे कि अधिगम स्थानांतरण के 5 सिद्धांत पढ़े कि समरूप यानी सोरेनसन, रूगर और थॉर्नडाई था। सामान्यीकरण यानी जुड, जो जुडा बनाते हैं वो सामान्य सी बात है। फिर दो तत्व यानी स्पीयर मैन हो गया। समग्रता यानी गेस्टाल्ट हो गई, संपूर्णता का सिद्धांत, पूर्णता का सिद्धांत। तो ये हमारा
गेस्टाल्टवादियों ने दिया था, तो कॉलर थे इसके प्रतिपादक। फिर आदर्श और मूल्य, ये भाग रहे आजकल, भाग ले, आदर्श और मूल्य यानी भाग ले हो गया। अब हम अधिगम के विभिन्न प्रकार देखते हैं कि अधिगम किस किस प्रकार का अधिगम होता है या किन किन चीजों से व्यक्ति सीखता है। तो पहला है समस्या समाधान। इसके जनक कौन थे? सुकरात थे। समस्या समाधान, से समस्या, से समाधान, से सुकरात। तो समस्या समाधान यानी इसके जनक सुकरात थे। इसमें क्या होता है, पहले समस्या का चुनाव करते हैं, फिर समाधान करते हैं, और इसमें अध्यापक की जो भूमिका रहती है वो केवल मार्गदर्शक के रूप में होती है। और कैसे अधिगम होता है? समूह परिचर्या द्वारा। नाम से ही पता पड़ रहा है कि ग्रुप है, ग्रुप के अंदर जैसे छात्र है, आपस में बातचीत कर रहे हैं, मौखिक वार्तालाप कर रहे हैं किसी भी चीज के बारे में, टॉपिक के बारे में, तो उससे भी बच्चा सीखता है। और फिर है मस्तिष्क उद्दीलन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग। नाम से पता पड़ रहा है मस्तिष्क उद्दीलन यानी दिमाग काम कर रहा है, यानी बच्चा बिजी, बच्चा है, अब बच्चे बैठे हैं, बच्चों को कोई समस्या दे दी और बच्चे को अपने मस्तिष्क का या अपने विचारों का यूज करते हुए उसका समाधान करना है। तो बच्चा कंटिन्यूसली सोचता रहेगा, तो उसका दिमाग बिजी रहता है और उसके पश्चात फिर सब बच्चों से समस्या के बारे में उनसे विचार पूछे जाते हैं। तो एक लिमिट टाइम दिया जाता है बच्चों को, तो बच्चे को वही कि एक समस्या दे दी और फिर बच्चे से फिर पूछ रहे हैं, उससे विचार पूछ रहे हैं, तो इस बीच बच्चा पूरा उसका दिमाग व्यस्त रहता है, तो इसलिए से बोला है मस्तिष्क उद्दीलन। फिर है परीक्षण द्वारा। अब पता है कि करके सीखना, कि बच्चा खुद करके सीखता है, और परीक्षण द्वारा यही प्रयोगशाला वगैरह में करता है खुद, तो उससे बच्चा जल्दी सीखता है। तो करके सीखना और परीक्षण द्वारा, ये भी अधिगम के प्रकार हो गए। मूर्त वस्तुओं द्वारा अधिगम, यानी मूर्त वस्तु यानी जो दिखाई देती है, जैसे मॉडल हो गया, चार्ट हो गया, ग्लोब हो गया, तो चीजें देख के भी बच्चा अच्छे से सीख पाता है। प्रयास व त्रुटि, बार बार अभ्यास करके फिर गलतियां करता है, फिर वापस अभ्यास करता है, ऐसे भी सीखता है। अनुकरण के माध्यम से, अब बच्चे को जो उसका मॉडल होता है, रोल मॉडल होता है, उसको देख देख के उसका अनुकरण करके वो बच्चा सीखता है, तो अनुकरण के माध्यम से भी सीखता है। और फिर वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा, किसी टॉपिक पे वाद विवाद प्रतियोगिता होती है तो सब अपने अपने विचार देते हैं, इससे भी बालक सीखता है। निरीक्षण करके, अब निरीक्षण में क्या होता है, संपूर्ण ज्ञानेंद्रियों का यूज होता है। निरीक्षण यानी अपने आसपास के वातावरण में चीजों को देखता है, समझता है, विचार करता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों का यूज लेता है, विचार यानी उसका अमूर्त चिंतन करता है, तो निरीक्षण द्वारा भी अधिगम होता है। अब श्लाघात्मक अधिगम। श्लाघात्मक क्या होता है कि प्राप्त ज्ञान या अनुभव का मूल्यांकन, उसके गुण दोष विवेचना, जो आदि करने की जो शक्ति होती है, वही श्लाघात्मक अधिगम होता है। यानी किसी भी चीज के बारे में उसके गुण दोष, उसके मूल्यांकन करेंगे, उसके बारे में कुछ विचार देंगे, तो इससे भी अधिगम होता है, तो ये श्लाघात्मक अधिगम हो गया। फिर है अंतर्दृष्टि या सूझ के द्वारा अधिगम। तो ये तो पता ही है, समस्याओं को हल करने संबंधी विचार आते हैं कि जब सूझ होएगी तो क्या होएगा, समस्याओं को हल करने संबंधी विचार आएंगे। इस प्रकार हमने देखा कि अधिगम के प्रकार थे कि समस्या समाधान, समूह परिचर्या, ब्रेनस्टॉर्मिंग, परीक्षण द्वारा, करके सीखना, मूर्त वस्तुओं द्वारा अधिगम, प्रयास व त्रुटि द्वारा, अनुकरण के माध्यम से, वाद विवाद द्वारा, निरीक्षण द्वारा, श्लाघात्मक अधिगम द्वारा, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा। अब एनसीईआरटी ने क्या बताए थे अधिगम के प्रकार, कि क्रियात्मक अधिगम 3 प्रकार का होता है, क्रियात्मक, ज्ञानात्मक और भावात्मक। नाम से ही पता पड़ रहा है, क्रियात्मक यानी शारीरिक क्रियाएं, गामक क्रियाएं आ जाएगी, चलना दौड़ना ऐसी वाली। ज्ञानात्मक यानी ज्ञान से, पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित हो जाएगा, और भाव यानी उसके भाव आ जाएंगे इसके अंतर्गत। इस प्रकार ये एनसीईआरटी के अनुसार अधिगम के प्रकार हो गए। अब हम देखते हैं रॉबर्ट एम गेने के अनुसार अधिगम के प्रकार। तो गेने से, अब रॉबर्ट से ब से याद रख सकते हैं आप, जैसे ब बना हुआ है तो इसी से क्या 8 बन सकता है आराम से। तो यानी रॉबर्ट ने कितने 8 प्रकार बताए थे अधिगम के। कैसे हैं, तो निम्न से उच्च श्रेणी का अधिगम है, देखते हैं। अब इसको याद करने का क्या ट्रिक है कि जैसे कोई बोर्ड बना हुआ है, सूचना पट है। अब सूचना पट पे लिखा हुआ है कि ड्राइंग कंपटीशन में जो फर्स्ट आएगा उसको 500 रुपए मिलेगा, कि ड्राइंग कंपटीशन डेट लिख रखी है और फर्स्ट प्राइज 500 रुपए। तो ये जो बोर्ड है ये क्या हो गया, संकेत हो गया। संकेत होने के बाद एक बच्चा जाता है, उसको पढ़ता है
बोर्ड को पढ़ता है तो बोर्ड उस वक्त क्या काम करेगा, उद्दीपक का काम करेगा। और अनुक्रिया कि बच्चे सोचेगा अरे वाह यार कंपटीशन है तो मैं 500 रुपये जीतूंगा, मैं पार्टिसिपेट करूंगा। तो उद्दीपक और ये उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया हो गई बच्चे की कि मैं पार्टिसिपेट करूंगा, मैं ये काम करूंगा, ये करके उद्दीपक अनुक्रिया हो गई। फिर बाद में उद्दीपक अनुक्रिया क्या होता है, उद्दीपक यानी कोई भी वस्तु है उसके प्रति जो क्रिया की जाती है वो अनुक्रिया होती है। तो उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम ये हो गया। तो पहले संकेत था, बोर्ड था, यानी वो संकेत था, बच्चे बोर्ड के देख के और बच्चा सोचता है कि मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा, और ये उद्दीपक अनुक्रिया हो गया। उसके पश्चात बच्चा क्या करता है, क्लास में जाके सबको बताता है। सबको बताता है यानी पहले बच्चे ने खुद पढ़ा, फिर एक को बताया, फिर तीसरे बच्चे को बता रहा है, फिर किसी और को बता रहा है, फिर किसी और को। तो इस प्रकार एक चेन बन रही है। तो ये क्या हो गई, श्रृंखला हो गई। उसके बाद बच्चा घर पे जाता है और मम्मी को बोलता है कि ड्राइंग कॉम्पिटिशन है और ऐसा ऐसा है। तो वो क्या शब्द का यूज करेगा, शब्दों का यूज करके बताए कि मम्मी कल कंपटीशन है स्कूल में ऐसा ऐसा। तो ये शब्द का यूज करेगा। तो शाब्दिक यानी इसको सीरियल वाइज आपको ध्यान रखना है कि इसको क्रम इसका ध्यान रखना है कि संकेत हो गया पहले, फिर उद्दीपक अनुक्रिया हो गई, फिर श्रृंखला हो गई, अलग अलग बच्चों को बता रहा है, फिर दूसरे बच्चे किसी और को बता रहे हैं ऐसे, फिर शाब्दिक मम्मी को बोला, शब्दों का यूज करके मम्मी को बोला। फिर क्या करेगा, बहुविभेदन यानी हर बच्चा अपने घर पे अपने अपने हिसाब से प्रैक्टिस करता है। तो सबकी प्रैक्टिस अलग अलग होती है। तो बहुविभेदन हो गया कि बहुत सारों में विभेद हो गया। फिर बाद में क्या होता है, अब बच्चे अलग अलग प्रैक्टिस करते हैं तो हर बच्चे का एक कंसेप्ट बन जाता है कि कल मैं ऐसा डायग्राम बनाऊंगा, ऐसा उसका क्या बन गया, कंसेप्ट बन गया। और कंसेप्ट बनने के बाद ये क्या हो जाएगा कि बहुत सारे जब कंसेप्ट होते हैं तो क्या बन जाता है, सिद्धांत बन जाता है कि हर बच्चे ने अपना कंसेप्ट बनाया, हर बच्चे ने अपना प्रैक्टिस करने के बाद कि मैं ये बनाऊंगा, मैं कल ऐसा बनाऊंगा, कोई बोलता है मैं कल वैसा बनाऊंगा, ऐसे करके सब प्रैक्टिस के बाद अपना कंसेप्ट बना देते हैं। और बहुत सारे कंसेप्ट मिलते हैं तो क्या हो जाता है, सिद्धांत हो जाता है। और सबसे उच्च श्रेणी का होता है समस्या समाधान अधिगम, क्योंकि इसमें क्या होता है, चिंतन भी होता है कि व्यक्ति चिंतन करने लग जाता है। इस प्रकार आपको ये क्रम ध्यान रखना है। तो ये क्रम ध्यान रखने की ट्रिक थी कि बच्चे ने पहले बोर्ड पे देखा तो संकेत हो गया, फिर वो उद्दीपक का काम कर रहा है, उसके प्रति बच्चा अनुक्रिया कर रहा है तो उद्दीपक अनुक्रिया हो गया, अलग अलग सबको बता रहा है तो श्रृंखला हो गई, फिर मम्मी को बोल रहा है शब्दों का यूज करके, फिर बहुत सारे सब जने अलग अलग अपने घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं यानी बहुविभेदन हो गया, फिर सबका कंसेप्ट तैयार हो गया और बहुत सारे कंसेप्ट हुए तो सिद्धांत बन गया, और फिर सबसे उच्च स्तर क्या हो गया, समस्या समाधान अधिगम हो गया। अब इसमें ये ध्यान रखिए कि प्रत्यय क्या होता है, वस्तुओं घटनाओं के संबंध में बने जो सामान्य विचार होते हैं वही क्या होता है, कंसेप्ट या प्रत्यय हो गया। और ये जो हमारा ये ध्यान रखने श्रृंखला, ये गुथरी, श्रृंखला अधिगम है, ये गुथरी के सिद्धांत पर आधारित था। नाम से ही पता पड़ा श्रृंखला टिपिकल सा दिख रहा है और गुथरी था, ये भी टिपिकल से ही दिख रहा है, तो श्रृंखला गुथरी। तो ये याद रखिए कि श्रृंखला अधिगम गुथरी के सिद्धांत पर आधारित था। और उद्दीपक अनुक्रिया, ये तो पता है कि एसआर सिद्धांत, तो एसआर तो हमारा था थॉर्नडाइक का और आरएस था स्किनर का। स्किनर का आरएस सिद्धांत था, थॉर्नडाइक का एसआर था। तो एसआर आते ही क्या, थॉर्नडाइक और स्किनर दोनों के हो जाएगा कि इन दोनों के सिद्धांत पर आधारित था। और संकेत, तो संकेत टॉल में, तो संकेत बिंदी यहाँ पे और टॉल पे या चंद्रमा बन रहा है।